प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी के इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गणित में अभी जो है हम लोग द्विघात समीकरण चैप्टर पढ़ाई कर रहे हैं और द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.3 में जो है अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। प्रश्नावली 4.3 का जो है क्वेश्चन नंबर 3 तक ऑलरेडी हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं और आज जो है इससे आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से पढ़ना शुरू करेंगे। तो सभी साथी जल्दी से जो है क्लास ज्वाइन कीजिएगा और शुरू से हम लोग समझने सीखने की जो है कोशिश करेंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि 3 वर्ष पूर्व यानी कि आज से 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात यानी कि आज से यानी कि वर्तमान से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये एक कथन वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको सबसे पहले समीकरण प्राप्त करना होगा और फिर उस समीकरण का हल करना होगा। तो हम आपको बताए हैं कई बार कि जब कभी भी कथन वाला क्वेश्चन आपके सामने में आ जाए तो सबसे पहला काम आप मानने का करेंगे और वही मानेंगे जो निकालने के लिए बोला गया है। यहाँ पर आपको रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए बोला गया है, तो हम रहमान का वर्तमान आयु ही मानेंगे। लिखेंगे माना कि रहमान का वर्तमान, ठीक है, या फिर रहमान की लिख दीजिए, रहमान की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु बराबर हम मान लेते हैं x वर्ष है। कितना वर्ष? x वर्ष, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि आयु वर्ष में ही हमें काउंट करना है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि रहमान का वर्तमान उम्र जो है वो x वर्ष है। अब लिखेंगे प्रश्न से, अब लिखेंगे प्रश्न से। अब आप बताइए एक बात, यहाँ पर बोला गया कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम हम आप लोगों को कई बार बता चुके हैं कि किसी भी चीज़ का अगर व्युत्क्रम निकालना हो तो आप उसको पलट दीजिए या फिर 1 के बट्टा के नीचे लिखने की कोशिश कीजिए। जैसे 5 का व्युत्क्रम होगा 1/5, x का व्युत्क्रम होगा 1/x। ऐसे ही सभी चीज़ों का, सभी संख्या का व्युत्क्रम आप निकालेंगे। तो यहाँ पर बताइए कि अगर रहमान का वर्तमान उम्र x है, ठीक, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी रही होगी, सो बताइए पहले। तो 3 वर्ष पूर्व 3 वर्ष कम रहा होगा। जैसे कि अगर आप कहेंगे कि किसी का उम्र अभी 8 वर्ष है तो 3 वर्ष पहले कितना रहा होगा? 5 वर्ष रहा होगा, क्योंकि पहले वाला उम्र बताने के लिए हम क्या करते हैं, जितने पीछे का उम्र बताना होता है उतना घटाते हैं। तो रहमान का वर्तमान उम्र अगर अभी x वर्ष है तो 3 वर्ष पूर्व जो है रहमान की आयु कितनी रही होगी? तो x - 3 वर्ष रही होगी। x - 3 क्या है? x - 3 जो है रहमान के 3 साल पीछे वाला उम्र है। अब उसका व्युत्क्रम आपको बात किया जा रहा है आपका, ठीक है, आपके पास यहाँ पर बताया जा रहा है। तो 3 वर्ष पहले के आयु का व्युत्क्रम, तो ये x - 3 जो है 3 वर्ष पहले के उम्र का उम्र है। इसका व्युत्क्रम अगर निकालने के लिए बोलेगा, 3 वर्ष पहले वाले उम्र का अगर व्युत्क्रम निकालने के लिए आपको बोला जाए तो आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे 1/x - 3। तो 3 वर्ष पहले वाले उम्र का जो व्युत्क्रम है वो है 1/x - 3। फिर आगे बोला गया कि अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम। तो अब से 5 वर्ष पश्चात यानी कि आज से 5 वर्ष बाद, अगर अभी रहमान का उम्र x है तो 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? तो इसमें 5 जुट जाएगा, 5 वर्ष के बाद जुट जाएगा। अगर जैसे आपसे कोई पूछेगा कि आप कितने वर्ष के हैं तो आप बोलेंगे 10 वर्ष के। तो फिर वो अगर बोले कि आप 5 वर्ष के बाद कितने वर्ष के हो जाएंगे तो आप बोलेंगे 15 वर्ष के हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 5 वर्ष हमारे उम्र में और जुट जाएगा। तो x + 5 जो है वो अब से 5 वर्ष पश्चात का आयु है। अब इसका भी आपको व्युत्क्रम निकालना है। इसका व्युत्क्रम क्या होगा? वही होगा 1/x + 5। तो 1/x + 5 जो है ये 5 वर्ष
पश्चात के आयु का जो है व्युत्क्रम है। अब प्रश्न में बोला गया है, क्या बोला गया है, जरा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में बोला गया है ये, यहाँ पर अब आपको पूरा अच्छा से समझ में आएगा कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष की अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग जो है ना वो 1/3 है। योग क्या है? योग है 1/3, यानी कि ये जो आपको 1/x-3 जो है दिख रहा है, ये क्या है? 3 वर्ष पहले के उम्र का व्युत्क्रम है। और ये 1/x+5 जो दिख रहा है वो 5 वर्ष पश्चात वाले उम्र का व्युत्क्रम है। और जब इस दोनों को आप जोड़ देंगे, इसका योग कर देंगे, तो ये 1/3 हो जाएगी, यानी कि 1/3 के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी? 1/3 के बराबर हो जाएगी। यही यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इस स्थिति में आपको वर्तमान उम्र निकालना है। अब आपको कुछ करना नहीं, ये रफ में आप समझे हैं, तभी से रफ समझा रहे थे, रफ में हम आपको। अब इसी को सॉल्व करके आप एक समीकरण निकालिए, एक्स का मान निकालिए, वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो चलिए इसको तो सॉल्व करना आप लोग पहले से भी क्या करते हैं, जानते हैं, हम भी सॉल्व कर देते। तो ये जो 1/x-3 प्लस 1/x+5 बराबर 1/3 कहाँ से आया ना, यही बच्चे को समझ में नहीं आता रहता है। और हम आशा करते हैं कि ये चीज़ अभी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि पूरे डिटेल में हमने आपको क्या किया है, समझाया है। अब जो है हम इसको हल करेंगे तो सिंपल बट्टा का जोड़ कीजिए, बाएं साइड बट्टा का जोड़ कीजिए। तो आपको जो दिख रहा है x-3 और फिर x+5, ये इसको गुना कर दीजिए, यही हो गया आपका एलसीएम। x-3 से भाग दीजिएगा तो x-3 कट जाएगा। x+5 को 1 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा x+5, बीच में प्लस है तो प्लस। x+5 से x+5 कट जाएगा, जब भाग दीजिएगा तो बचेगा x-3, तो x-3 को इस 1 से गुना कीजिएगा तो ये बच जाएगा x- आपका 3। फिर दाहिने में आपके पास है 1/3, तो आप इसको 1/3 लिख लीजिए। हम यहाँ पर एक स्टेप और सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर ऊपर में देखिएगा तो 1x और 1x हो जाएगा आपका 2x, कितना होगा? तो 2x होगा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2x। और 5 - 3 जो है वो हो जाएगा +2। बट्टे में x को आप x+5 से गुना कीजिएगा और फिर -3 से x+5 को गुना कीजिएगा, तो x से x को गुना कीजिएगा तो x का स्क्वायर होगा। x को 5 से गुना कीजिएगा तो 5x होगा, और फिर -3 को x से गुना कीजिएगा तो -3x, और फिर आगे आप अगर -3 से 5 को गुना करते हैं तो 5 हो जाएगा 15, लेकिन -15 होगा। इसके बाद दाहिने में आपका 1/3 है तो 1/3 लिखेंगे। अब क्या होगा? ऊपर में देखिए x+2 जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें से 2 आप ले लीजिए कॉमन, और नहीं भी कॉमन लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगा, हम उसको ऐसे ही अभी क्या करते हैं, रहने देते हैं। तो ऊपर में जो आपको दिखाई दे रहा है 2x और +2, उसको सेम टू सेम लिख देते हैं। नीचे में आप देखिए कि x² है, और प्लस में क्या होगा, 5x में से 3x घटाएंगे तो ये 2x बच जाएगा, और माइनस में जो 15 है वो 15 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब दाहिने साइड 1/3 है, इसको 1/3 सेम टू सेम लिख लीजिए। फिर कोना कोनी गुना कीजिए, कोना कोनी गुना करेंगे, x² + 2x - 15 को 1 से गुना कीजिएगा तो सेम टू सेम होगा, x² + 2x - 15, और बराबर में 2x + 2 को 3 से गुना कीजिएगा तो ये जस्ट डबल हो जाएगा, तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि 6x और +2 तिया हो जाएगा ये 6, ठीक है। अब क्या करें सर, ये 6x + 6 को बाएं ले आइए, बाएं लाइएगा तो क्या होगा यहाँ पर समझिएगा। ये आपको x² दिख रहा है, प्लस जो भी है वो सेम टू सेम आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। जो भी आपको चीज़ें यहाँ पर दिखे उसको सेम टू सेम क्या कर लीजिए, आप लिख लीजिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सब कुछ को, और दाहिने से -6 हो जाएगा जब ये 6x आएगा तो, और +6 आएगा तो ये भी -6 हो जाएगा, दाहिने में कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। अब अगले स्टेप में ये x² तो लिख ही लीजिए, आपके पास x² है तो क्या करेंगे, x² लिखेंगे। और फिर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2x और -6x कितना होगा,
-4x होगा। अब -15 और -6 का बात हम आगे करेंगे, अभी केवल हम बात कर रहे हैं ये +2x और -6x के बारे में। तो चलिए ये आपका -4x होगा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं -4x और फिर -15 और -6 ये हो जाएंगे 6 5 11 यानी कि 21, -21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -21 हो जाएगा, बराबर में 0 होगा। ये हो गया आपका एक शुद्ध द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि इसको गुणनखंड विधि से ही हल कर दें। वैसे तो मुख्य रूप से द्विघाती सूत्र से हमें हल करना चाहिए, चलिए द्विघाती सूत्र से ही हल कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बातें जो है नहीं आना चाहिए और आएगा भी नहीं। चलिए हम द्विघाती सूत्र से इसको हल करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें ABC लिखना होगा, तो लिखेंगे यहाँ आप देखेंगे कि A का मान कितना है, तो सर A का मान है 1, B का मान कितना है, तो B का मान है -4 और C कितना है, तो C है -21। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले हम D निकालेंगे क्योंकि D का ज़रूरत आगे हमें पड़ता है। D का फार्मूला होता है B² -4AC। सॉल्व करते जाइए आगे आगे, तो B का मान है आपके पास -4, -4 का हो जाएगा आपका स्क्वायर और -4 गुने A गुने C, तो A का मान है 1 और C का मान है यहाँ पर आपका -21 है। अब जब आप आगे इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। फिर ये माइनस और ये -21, -4 -21 गुना होगा तो प्लस हो जाएगा भले ये, और 21 चौके आपको पता होना चाहिए कि 1 चौके हो जाएगा 4 और 2 चौके हो जाएगा 8, यानी कि हो गया 84। जब आप आगे और बढ़ते हैं तो 84 और 16 ये हो जाएगा आपका 100। डी का मान कितना हो जाएगा, 100 होगा। तो डी का मान आपको 100 मिल गया, इसीलिए हम निकालने जा रहे हैं x। तो x निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है -b प्लस -√d और बट्टे में होता है 2a। तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे। आइए इसमें मान बैठाते हैं। जब मान बैठाइएगा तो यहाँ पर आपको x बराबर क्या मिलेगा वो ध्यान से देखिएगा। देखिए -b है तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा, और b का मान भी ऑलरेडी यहाँ पर -4 दिख रहा है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे -4। कितना लिखेंगे, -4 और प्लस -√d, और d का वैल्यू देख लीजिए क्वेश्चन में है 100। यहाँ पर d का मान आप 100 निकाले हैं और नीचे में 2a, तो a का मान आपके पास है देख सकते हैं 1, तो a का मान 1 है तो यहाँ पर 1 रख देंगे। फिर आगे आप सॉल्व कीजिए तो x बराबर क्या होगा, देखिए माइनस इंटू -4 ये हो जाएगा +4। कितना हो गया, +4 हो गया। फिर प्लस माइनस √100 का मान कितना होगा, 10 होगा। √100 का मान 10 क्यों, क्योंकि 10 है कि 100 आप सभी जानते हैं, डबल 10 में से एक 10 बाहर आ जाएगा। 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आपको 2 मिलने वाला है। फिर आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, सिंपल है 4 + 10 और एक बार लेना है 4 - 10, तो क्या होगा देखिए हम एक बार लेते हैं 4 + 10/2 और फिर लेंगे 4 - 10/2। आगे सॉल्व कीजिएगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको x का 2 वैल्यू मिलेगा, 4 और 10 हो जाएगा 14/2, और एक तो 4 में से 10 जाएगा तो -6 यहाँ पर आपको मिलेगा 2। सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 2 से 14 को भाग कीजिएगा तो 7 मिलेगा, और फिर 2 से 6 को भाग कीजिएगा तो 3 मिलेगा। बात यहाँ पर यह है कि x का 2 वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गया। x का 2 वैल्यू मिला, एक तो मिला 7 और एक मिला -3। यहाँ पर हम कौन सा वैल्यू लेना चाहेंगे, तो यहाँ हम x का ये वाला वैल्यू माइनस वाला वैल्यू नहीं लेंगे। माइनस वाला वैल्यू क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि x जो है वो आपका क्या है, x आपको ये x का ये वैल्यू लेंगे, ये वैल्यू नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि x है उम्र, x क्या है, वर्तमान आयु है। हमने x किसको माना था, तो रहमान की वर्तमान आयु को x माना था, और आयु कभी भी किसी का माइनस में नहीं हो सकता। कोई आप सुने कभी क्या कि
सोहन -7 वर्ष का है या -10 वर्ष का है, नहीं। तो आयु कभी भी माइनस में नहीं होता, इसीलिए हम x का ये -3 वाला वैल्यू नहीं लेंगे। इसीलिए यहाँ पर आपका फाइनल आंसर जो है वो कितना हो जाएगा, 7 वर्ष। 7 वर्ष आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्लस में हमें वैल्यू लेना था। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आराम से बनाएंगे। आपको अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो एक बार फिर से दोबारा देख लीजिएगा तो और ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा था कि एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। मान लीजिए कि सैफाली का टेस्ट लिया गया क्लास में, ठीक है, क्लास में टेस्ट हुआ गणित का और प्लस अंग्रेजी का, ठीक है, गणित और अंग्रेजी का टेस्ट हुआ। दोनों मिला करके, गणित और अंग्रेजी को मिला करके सैफाली को 30 अंक मिला। कितना अंक मिला, 30 अंक, यानी कि 30 मार्क इसको मिले। अब सैफाली कहती है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता। 2 अंक अगर गणित में ज़्यादा मिल जाता और अंग्रेजी में 3 अंक कम भी मिलता, फिर भी अगर गणित और अंग्रेजी के अंक को गुना किया जाता तो 210 मिलता। उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करना है कि अंग्रेजी में कितना मार्क आया उसको और गणित में कितना मार्क आया, ये आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो वही बात जो निकालने के लिए बोलेगा वही हम क्या करेंगे, मानेंगे। तो मानेंगे कि लिखेंगे माना कि सैफाली के गणित में x अंक है तथा उसके अंग्रेजी में अंक जो है मानेंगे कि 30 - x है। लिखेंगे माना कि सैफाली, माना कि दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करें। तो लिखेंगे माना कि सैफाली के द्वारा गणित में प्राप्त किया गया अंक, किस में, तो गणित में। पहले गणित का बात करते हैं। गणित में प्राप्त किया गया अंक, माना कि सैफाली के द्वारा गणित में प्राप्त किया गया अंक, यहाँ पर ही हम लिख देते हैं अंक बराबर x। हमने मान लिया कि सैफाली ने गणित में x अंक प्राप्त किया, ठीक है। माना कि सैफाली के द्वारा गणित में प्राप्त किया गया अंक बराबर x तथा, अब बताओ ज़रा, यहाँ पर 1 मिनट रुक जाओ, इसको और हम शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, हल्का शॉर्टकट में लिखने की कोशिश करते हैं ताकि आपको भी परेशानी ना हो, ठीक है। लिखेंगे माना कि सैफाली के गणित का प्राप्तांक, गणित का प्राप्तांक, प्राप्तांक मतलब प्राप्त किया गया अंक बराबर x। हमने मान लिया कि सैफाली को गणित में x अंक मिला था, ठीक है। अब अगर x अंक मिला गणित में, कुल उसको 30 अंक मिला, तो अंग्रेजी में कितना अंक मिला होगा, तो लिखेंगे इसीलिए अंग्रेजी में, किस में, तो अंग्रेजी में प्राप्तांक, अंग्रेजी में प्राप्तांक बराबर। अब बताओ कुल अंक उसको 30 मिला, उसमें से अगर गणित में x मिला तो अंग्रेजी में कितना मिला होगा, तो कुल अंक में से आप गणित का अंक घटा दीजिए तो वही बच जाएगा अंग्रेजी का अंक। तो अंग्रेजी में प्राप्तांक बराबर कितना होगा, 30 - x, 30 माइनस कितना होगा, x होगा। अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। प्रश्न में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में
कि अगर गणित में 2 अंक अधिक, गणित में कितना अंक अधिक, तो गणित में 2 अंक अधिक। तो भाई साहब देखो, गणित में अभी अंक मिला है x, अभी अगर गणित में x अंक मिला है, 2 अंक अधिक मिलता तो इसमें 2 क्या किया जाता, हम 2 जोड़ देते। और अभी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अंग्रेजी में जो उनको अंक मिला है वो यहाँ पर आपको क्लियरली जो है दिख रहा है। एक सेकेंड आप रुकेंगे, यहाँ पर देखिए कि अंग्रेजी में जो उनको अंक मिला है वो मिला है 30 माइनस x। अब शेफाली क्या बोल रही है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम, अभी अंग्रेजी में मिला है 30 माइनस x, उसको 3 अंक कम भी मिलता तो इसमें से 3 अंक क्या कर देते हैं, हम कम कर देते हैं। तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। यानी कि अगर गणित में 2 अंक ज़्यादा और अंग्रेजी में 3 अंक कम भी मिलता, तब उसके अंक को जो हम गुना करते तो ये 210 हो जाता। कितना हो जाता, 210 के बराबर होता। ठीक है, अब इस समीकरण को आप सॉल्व करेंगे तो एक समीकरण आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास है x प्लस 2। ये x प्लस 2 क्या है, तो गणित में 2 अंक अधिक मिलता तो 2 जोड़ दिए हैं, 3 अंक कम मिलता तो फिर 3 घटाने का कोशिश किए हैं। होगा क्या, देखिए 30 माइनस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 27। कितना होगा, 27 माइनस ये हो जाएगा आपका x, 27 माइनस कितना होगा x, तो 27 में से x घटा लीजिए और बराबर दाहिने में हो गया 210। कितना हो गया, 210 हो गया। अब होगा क्या, सोच समझने का यहाँ पर कोशिश कीजिए। इसको गुना कीजिए, एक समीकरण आपको मिलेगा, तो गुना करेंगे x से 27 को गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 27x। फिर x से माइनस x को गुना करेंगे तो माइनस x स्क्वायर। 2 से 27 को गुना करेंगे तो 27 दूना होता है 54 और फिर 2 से x को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, बराबर में हो जाएगा आपका 210। हम क्या करते हैं, 210 को ले आते हैं बाएं, दाहिने में जो 210 है उसको बाएं लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 210। दाहिने में हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा तो 0 बच गया। अब क्या होगा, यहाँ ध्यान लगाइए, माइनस एक्स स्क्वायर जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है उसको लिख लीजिए सबसे पहले, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 27x माइनस 2x कितना हो जाएगा, ये 27x दिख रहा है और माइनस 2x, 27 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 25x। कितना x होगा, तो ये हो जाएगा 25x। अब यहाँ पर है माइनस 54 माइनस 210 कितना होगा भाई साहब, अच्छा एक मिनट, प्लस 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 प्लस, हाँ वो भी बिल्कुल ठीक ही है, 27 दूना 54 भाई साहब, ये माइनस में नहीं होगा, ये 2 से आप जब 27 को गुना करेंगे, 2 से 27 को गुना करेंगे तो 27 दूना 54 प्लस में होगा। किस में होगा, प्लस में। ये आप यहाँ पर 27 दूना 54 देख सकते हैं कि 2 भी प्लस में, 27 भी प्लस में, तो 54 प्लस में होगा, यही तो मैं सोच रहा हूँ। 210 में से घटाइएगा 54, 210 में से क्या घटाइएगा, 54 घटाइएगा तो 156 मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, 156 मिलेगा और दाहिने में बच जाएगा आपका 0। दाहिने में क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब आप क्या करिए कि माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये x हो जाएगा प्लस, जो प्लस 25 है वो माइनस 25x हो जाएगा, माइनस 25x होगा। अब माइनस 156 जो है वो प्लस 156 होगा, क्या होगा, प्लस 156, बराबर में 0 है तो 0 ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, आपके पास समीकरण मिला एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 156 बराबर 0। अब इस समीकरण को आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि इसको द्विघाती सूत्र से ही हल किया जाए। तो चलिए हम द्विघाती सूत्र से इसको क्या कर देते हैं, हल कर देते हैं। तो सबसे पहले हम ABC का मान लिखेंगे यहाँ हमारे पास A का जो मान है वो 1 है, B का जो मान है वो आप देख सकते हैं कि माइनस 25 है और जो C का मान है वो 156 है। इसीलिए हमें निकालना होगा D। क्या निकालना होगा, D का फार्मूला होता है B² माइनस 4AC। इसको सॉल्व करते जाइए आगे। B है आपके पास माइनस 25, ठीक, इसका होगा स्क्वायर
-4 गुने ए गुने सी होगा, तो 4 और ए का मान 1 है और सी का मान है 156। 156 है तो हम यहाँ पर 156 क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। -25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। 25 गुने 25 कितना होता है, 625 होता है। तो यहाँ पर आपको डी का जो वैल्यू मिल रहा है वो 625 और माइनस यहाँ पर क्या होगा, देखिए 156 को 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 का हो जाएगा आपका कितना, हाँ 6 चौके 24 का हो जाएगा 4 हासिल 2, 5 चौके 20 और 2 22 का हो जाएगा आपका 2 हासिल, फिर से हो जाएगा आपका 2, 1 चौके 4 और 2 6, 624 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 624। तो हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस में कितना, 624 लिखेंगे। तो ये हटा देते हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। 15 चौका 60 बिल्कुल ठीक है और 6 चौके 24 वो भी ठीक है। तो 624 हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे। तो लिख देते हैं 624। क्या लिखेंगे, 624। आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा देखिएगा, 625 में से 624 घटाइएगा तो आपको मिलेगा 1। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी कि डी का मान मिल गया। आप इसीलिए एक्स का मान लिखेंगे। लिखेंगे एक्स बराबर, फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √d और बट्टे में होगा आपका 2a। फिर आप आगे बढ़ेंगे x का वैल्यू प्राप्त करने के लिए। माइनस जो b में लगा है वो तो होगा ही होगा, लेकिन एक्चुअली में b का भी वैल्यू -25 है, तो यहाँ पर आप रख लेंगे -25। ऐसे रखेंगे ताकि आपका चिन्ह में कोई जो है समस्या न देखने को मिले। और √d का मान 1 निकाले हैं, 2 गुने a का मान भी 1 ही था। a का मान 1 देख सकते हैं, क्वेश्चन में 1 है तो हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू है क्या मिलेगा भाई साहब, ये माइनस माइनस जो है +25 हो जाएगा और प्लस माइनस √1 का मान 1 होता है, 2a का 2 होता है। यहाँ पर आ जाइए, आपको सारा अच्छा से समझ में आ जाएगा। एक बार प्लस का यूज करेंगे, एक बार माइनस का यूज करेंगे। हम 25 + 1/2 लिखते हैं और फिर 25 - 1/2 लिखते हैं। क्या होगा इससे भाई साहब, 25 1 26/2 हो जाएगा और फिर 24/2 होगा। 24 बट्टा कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। 24/2 क्यों होगा भाई साहब, तो वो सिंपल सी बातें हैं कि 25 में से घटाएंगे तो 24 ही होगा। अब आप यहाँ पर अगर सॉल्व करने की जहाँ तक अगर बात किया जाए तो 2 से भाग दीजिएगा 26 में तो 13 मिलेगा और 2 से भाग दीजिएगा 24 में तो 12 मिलेगा। 12 दूना 24। तो आपको x का क्या मान मिल रहा है, यहाँ पर x का मान मिल रहा है 13 और 12। तो 13 और 12 में से कोई भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। x था क्या, x था गणित का अंक, ठीक है। सैफ अली के गणित का प्राप्तांक था। सैफ अली ने गणित में कितना अंक प्राप्त किया वो था x। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे इसीलिए गणित का प्राप्तांक बराबर, इसीलिए गणित का प्राप्तांक, गणित का प्राप्तांक बराबर। अब बताओ, 2 वैल्यू मिला है, एक तो 13 मिला है और एक 14 मिला है। आप चाहे तो 13 या 14 कोई भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। गणित का प्राप्तांक था आपका x था। x का वैल्यू आप 13 या 14 दोनों 13 या 14 में से कोई भी ले सकते हैं। 13 भी ले सकते हैं या 12 भी ले सकते हैं। अगर आप गणित में 13 अंक लेते हैं तो क्या होगा, 12 अंक लेते हैं तो क्या होगा। तो हमने गणित का प्राप्तांक 13 या 12 ले लिया, इसीलिए आप अंग्रेजी का तो प्राप्तांक निकालेंगे। तो लिखेंगे इसीलिए अंग्रेजी का प्राप्तांक, अंग्रेजी का प्राप्तांक। देखिए अंग्रेजी का प्राप्तांक था क्या, 30 - x था भाई साहब। कितना था, 30 - x था। तो यहाँ पर हम 30 - 13 करेंगे अगर x का मान 13 मानते हैं तब, और या हम अगर x का मान
12 मानते हैं तो हमें 30 माइनस 12 करना होगा। तो यहाँ पर 2 वैल्यू मिला हमें। 30 माइनस 13 होगा भाई साहब 17 और 30 माइनस 12 होगा आपका 18। तो ये आपके फाइनल आंसर है। अगर गणित का प्राप्तांक 13 लेते हैं तो अंग्रेजी में 17 नंबर, और अगर गणित में 12 लेते हैं तो अंग्रेजी में 18। दोनों को जोड़िएगा तो दोनों ही स्थिति में आपको मिलेगा 30। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखिएगा, आपको बेस्ट माना जाएगा। ठीक है, चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं। अगले चीज़ों को सीखने समझने का हम लोग करने वाले हैं कोशिश। ध्यान दीजिएगा, कान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। बात करते हैं हम अगले जो है 6 नंबर क्वेश्चन का। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसके छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? खेत का भुजा। मान लीजिए ये कोई आयत के जैसा खेत है। क्या है ये? आयताकार खेत है। ये मान लिया आपने, ये क्या है? आयताकार खेत है, आयत के जैसा खेत है। ठीक है, इसका कुछ नाम भी दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ये लंबाई होगा और ये चौड़ाई होगा, और कोना से कोना के दूरी को विकर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होगा? विकर्ण होगा। ये क्या हो जाएगा? विकर्ण। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है जरा उस पर भी बात करते हैं। एक आयताकार खेत का जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो मान लेते हैं कि छोटी भुजा x है, तो इसका विकर्ण बोला गया है कि उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो छोटी भुजा x है, तो उससे 60 मीटर अधिक लंबा होने के लिए इसमें 60 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि विकर्ण x प्लस 60 होगा। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, बड़ी भुजा ये वाला है, इसको हम लंबाई बोलेंगे, वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो छोटी भुजा अगर x है तो बड़ी भुजा x प्लस 30 होगा, तब तो 30 मीटर अधिक होगा। तो खेत की भुजा आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मिल चुका है। अगर हम यहाँ पर अगर बात करें कि ये ABC त्रिभुज है, ABCD अगर आयत था, तो आप ABC को ध्यान से देखिए तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ABC क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो उसके बारे में बात हम आगे करेंगे, पहले हल करते हैं और कुछ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो पहले क्या करेंगे, लिखेंगे। ये हमने x सबसे पहले माना था छोटी भुजा का लंबाई, तो लिखेंगे माना कि आयताकार खेत में लिखेंगे माना कि छोटी भुजा सीधे लिख लेते हैं, माना कि छोटी भुजा ठीक है बराबर कितना? x मीटर। माना कि छोटी भुजा बराबर x मीटर। हमने छोटी भुजा का लंबाई x मीटर मान लिया। अगर छोटी भुजा का लंबाई x माना है तो इसीलिए आप बताइए कि विकर्ण कितना होगा। इसीलिए आप बताइए कि विकर्ण कितना होगा। विकर्ण कौन है भाई साहब? AC है विकर्ण। विकर्ण कौन है? AC। विकर्ण कौन है? AC है। A से C जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर वाला, रेड वही जो रेखा है वो विकर्ण है। तो विकर्ण के बारे में तो बोला था कि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो अगर छोटी भुजा x है तो विकर्ण इसमें 60 जोड़ने से मिलेगा, यानी कि x प्लस 60 होगा। क्या होगा? x प्लस 60 मीटर। एवं अगर बात करें हम बड़ी भुजा का, किसका? बड़ी भुजा का, तो आप बताइए कि बड़ी भुजा क्या होगा। एवं बड़ी भुजा, भाई साहब बड़ी भुजा है कौन? तो बड़ी भुजा है BC है बड़ी भुजा, BC है बड़ी भुजा। तो बड़ी भुजा के बारे में भी क्वेश्चन में बोला है कि बड़ी भुजा जो है ना वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। अब भाई साहब छोटी भुजा है x, 30 मीटर अधिक करने के लिए इसमें 30 जोड़ना होगा। इसका मतलब
बड़ी भुजा x प्लस 30 मीटर है, x प्लस 30 मीटर है। अब आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। हम पाइथागोरस प्रमेय लगाने वाले हैं समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में। तो लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे, अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए पाइथागोरस प्रमेय, आप त्रिभुज ABC में अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा तो आप सभी जानते हैं कि क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय होता है लंब स्क्वायर जोराधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, होता है कि नहीं। लंब स्क्वायर जोराधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है कि नहीं, तो बोलेंगे यस सर। पाइथागोरस प्रमेय तो ये कहता है लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के, और ये होता है आधार के स्क्वायर के। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम बोल सकते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोराधार स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता चल रहा है कि AC का जो स्क्वायर होगा, AC क्या है, कर्ण है, AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, BC क्या है भाई साहब, तो BC है आपका आधार जो कि बड़ी भुजा है। तो AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर, AB है ऊंचाई, तो AB का भी हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। अब इसमें आप मान रखिए जल्दी जल्दी, AC का मान कितना है, x प्लस 60 है, यानी कि यहाँ पर आपको x प्लस 60 का स्क्वायर करना होगा, ठीक है। BC है आपका x प्लस 30 है, इसका करना होगा स्क्वायर, और प्लस में AB है आपका x, तो x का भी करना होगा स्क्वायर। अब इसको आप दाएं दाएं सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के लिए जाइएगा तो देखिए x प्लस 60 का होल स्क्वायर को आप a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़िए, तो a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a और b है यहाँ पर आपका 60, और प्लस b स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका तो स्क्वायर तोड़ दिया आपने, दाहिने में देखिए x प्लस 30 का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 और a और b है 30, और फिर प्लस b स्क्वायर, तो b है 30, तो 30 का हो जाएगा स्क्वायर, और फिर x स्क्वायर ये जो आपको दिख रहा है इसको इस x स्क्वायर को क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब क्या करेंगे वो आप देखिएगा अगले स्टेप में। यहाँ पर तो फिलहाल बिल्कुल ठीक है, एक स्टेप हम लिख सकते हैं लेकिन नहीं लिखेंगे, ज़्यादा कचरा हो जाएगा। देखिए लिखने की कोशिश करते हैं, देखिएगा ये x स्क्वायर है तो ये x स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और ये 60 को 2 से गुना कीजिएगा तो 120x हो जाएगा, कितना होगा 120x, और प्लस 60 का स्क्वायर जो है 6 छक्के 3600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा। फिर दाहिने में देखिए ये x स्क्वायर आपको दिख रहा है, तो ये वाला x स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, प्लस में 2 को x से गुना कीजिएगा, फिर 30 से गुना कीजिएगा तो 30 दूना 60x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60x होगा, और फिर प्लस 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 900, और प्लस में x का जो स्क्वायर है वो होगा x स्क्वायर। अब बात क्या है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर जो आपको x स्क्वायर दिख रहा है वो इस x स्क्वायर से कट जाएगा, बराबर के दाहिने और बाएं जब एक जैसा चीज़ें हो तो वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब आपको दाहिने में जितना भी चीज़ दिख रहा है उस सबको बाएं ले आइए, उससे पहले जो बाएं में है उसको तो बाएं में रखेंगे ही रखेंगे। तो देखिए क्या दिख रहा है बाएं में, 120x प्लस 3600 बाएं में है, तो पहले इसको लिख लेते हैं, कितना है आपके पास है 120x और प्लस है 3600, ठीक है। दाहिने से सभी चीज़ों को लाइए, दाहिने में आप देख रहे हैं x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 है, तो सब माइनस में आ जाएगा, माइनस x स्क्वायर और माइनस 60x होगा, माइनस कितना होगा 60x और माइनस 900 होगा, माइनस कितना होगा 900। दाहिने में कुछ नहीं बच गया तो 0 बच गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस x स्क्वायर को पहले लिख लीजिए, ये 120x
और -60x, ये हो जाएगा +60x, +60x। कैसे? क्योंकि 120 में से घटाना है यहाँ पर 60x, घटाना है तो 60 ही बचेगा। 3600 में से 900 घटाइएगा तो 9 7 16 यानी कि आपको मिलेगा 2700। कितना? 2700 प्लस मिलेगा, क्योंकि 3600 प्लस में है और 900 माइनस में है, बराबर में 0 है तो 0। आप यहाँ पर माइनस ले लीजिए कॉमन, माइनस कॉमन लीजिएगा तो -x² प्लस हो जाएगा। 60x जो है प्लस में वो -60x होगा और -2700 हो जाएगा। -2700 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? अब बढ़िए आगे, और हम आगे क्या करेंगे वो देखिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो ये माइनस अगर दाहिने भेज देते हैं तो बट्टा के नीचे जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आपके पास बचेगा x² -60x और -2700 और बराबर में हो जाएगा आपका 0। बराबर में क्या होगा? 0 होगा। फिर बढ़िए आगे, और आगे क्या कीजिएगा वो देखिएगा। अब एक शुद्ध समीकरण आपको मिल चुका है, शुद्ध द्विघात समीकरण। तो इसको आप किसी भी विधि से हल कर लीजिए, आपको आंसर क्या होगा? मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम कोशिश करते हैं और आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ अगर बात किया जाए तो हम इसको द्विघाती सूत्र से सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर द्विघाती सूत्र के अकॉर्डिंग सबसे पहले a निकालेंगे। a का वैल्यू 1 है, b का जो वैल्यू है वो -60 है और c का जो वैल्यू है वो आपके पास है -2700 है। वो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। इसीलिए हमें सबसे पहले निकालना होता है d। d निकालने का सूत्र है b² -4ac। आप सभी जानते हैं कि द्विघाती सूत्र, जब हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके किसी भी द्विघात समीकरण का मान निकालते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है? तो हमें सबसे पहले d निकालना होता है। तो d निकालिए। b का मान है -60, तो -60 का हो जाएगा प्यारे बच्चों स्क्वायर। माइनस है तो -4 गुने a का मान है आपके पास 1 और c का मान है 2700। ठीक है, अब आप आगे सॉल्व कीजिए। माइनस का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर जो है 3600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल जो है ये हो जाएगा 3600। कितना 100? तो 3600 होगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 और 0 का स्क्वायर 00 होगा। -4 गुने -2700 ये हो जाएगा प्लस, और ये 00 को गुना करेंगे तो 00 ही होगा। 7 को 4 से गुना कीजिएगा तो 7 चौके 28 का 8 हासिल हो जाएगा आपका। कितना? 2 चौका 8 और 2 10, कितना होगा? 10, यानी कि 10,800 हो गया। ये कितना हो गया? 10,800 हो गया। अब इस दोनों को जोड़ लीजिए, 8 6 14 होगा, यानी कि 44। तो यहाँ पर आपको डी का मान क्या मिल रहा भाई साहब? बहुत ही लंबा चौड़ा डी का मान मिल गया 108 और 36। ये हो जाएगा 8 6 14, यानी कि 144 पर 00। सॉरी, हमने तो डी लिखा ही नहीं। ये डी का मान है। किसका मान है? डी का मान। तो डी का जो वैल्यू मिला 144 पर 00 मिला। अब आप निकालना चाहेंगे x, तो लिखेंगे इसीलिए x बराबर, ये x द्विघाती सूत्र लिखते हैं, -b प्लस -√d और बट्टे में होता है 2a। चलिए अब x का वैल्यू निकालना शुरू कर दीजिए। माइनस फार्मूला में है, b का जो मान है वो ऑलरेडी -60 है, तो यहाँ पर हमें -60 लिखना होगा और प्लस -√d। तो √d का वैल्यू है 144,00। नीचे में 2 गुने a है, a का मान तो भाई साहब 1 है। अब आगे बढ़िए, क्या होगा? सिंपल है। अब आगे तो माइनस माइनस प्लस 60 हो जाएगा, प्लस माइनस √144 को क्या लिखेंगे आप? √144 का वैल्यू मैं डायरेक्ट बता दूं आपको 120 होगा। कितना होगा? 120। लेकिन यहाँ पर मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ। 12 गुने 12 144 होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, 144 किसका स्क्वायर है सर? 12 का स्क्वायर है।
यानी कि √144 का मान होता है 12। कितना होता है 12। और 100 का वैल्यू होता है 10, तो इस पर एक जीरो क्या कर देंगे, बैठा देंगे। 120 को 120 से गुना कीजिएगा तो 144 मिलेगा। और 2 को 120 में से 120 बाहर कर लिया हमने, नीचे में आपका 2 तो 2 लिख देंगे। फिर बढ़ जाइए एक स्टेप आगे। अब एक बार प्लस एक बार माइनस, तो हम लेते हैं 60 प्लस 120/2 और फिर लेंगे 60 माइनस 120/2। सॉल्व कीजिए। वो देखिए 12 और 6 18, 180/2 होगा। यहाँ पर आ जाइए। अच्छा एक पेज मैं ले लेता हूँ ताकि यहाँ पर आपके क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। 1 मिनट वेट कीजिए। एक मिनट वेट करना ही पड़ेगा आपको। छोटा करने से काम नहीं चलेगा, इसको हटा ही देते हैं। चलो ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x का वैल्यू कितना है, तो जोड़ने से पता चलेगा इस यहाँ पर x का वैल्यू। चलिए जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको x दिख रहा होगा। क्या है x, क्या बोल रहा है x बोल रहा है 12 6 18 180/2 और माइनस 60/2 यहाँ पर होगा। कैसे से देखिएगा, तो यहाँ पर आपको x का 2 वैल्यू मिल रहा है। एक तो मिल रहा है 180/2 और एक मिल रहा माइनस 60/2। कैसे देख लीजिए। 12 6 18 180/2 है, ठीक है। 120 प्लस 60 माइनस 60 होगा, बट्टे में 2 है तो 2 होगा। अब बढ़िए आगे, आगे बढ़ेंगे। देखिएगा 2 से 180 को भाग कीजिएगा तो 90 मिलेगा। फिर 2 से 60 को भाग कीजिएगा तो 30 मिलेगा। आपको x का 2 वैल्यू मिला। x का 2 वैल्यू क्या क्या मिला, एक तो मिल गया आपको 90 और एक मिल गया -30। तो कौन सा वैल्यू आप लेना चाहेंगे प्यारे बच्चों? तो सर बोलेंगे 90 वैल्यू लेंगे, 30 नहीं लेंगे। 90 लेंगे, 30 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि x क्या है, x है चौड़ाई, आयत का चौड़ाई है। और किसी भी चीज़ का जो लंबाई या चौड़ाई होता है माइनस में नहीं होता है, इसीलिए हम माइनस वाला चीज़ नहीं लेंगे हम, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर, इसीलिए जो आपको चौड़ाई मिला या फिर कह लीजिए छोटी भुजा मिला। क्या मिला? छोटी भुजा। इसीलिए छोटी भुजा बराबर, इसीलिए जो आपको छोटी भुजा की बात करी जाए तो छोटी भुजा बराबर आपने क्या माना था, x माना था। x का वैल्यू हम 90 ले रहे हैं, तो ये 90 मीटर हो गया। इसीलिए हम, और छोटी भुजा इतना, तो बड़ी भुजा कितना होगा बताइए। तो आप बताइए कि बड़ी भुजा, या पहले विकर्ण का बात करते हैं। तो विकर्ण बराबर कितना होगा बताइए, विकर्ण कितना होगा। तो विकर्ण, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया था, हल्का एक बार वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया था तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो भुजा में तो विकर्ण नहीं आता है, भुजा में लंबाई और चौड़ाई, यानी कि छोटी भुजा और बड़ी भुजा ही निकालेंगे। तो हम डायरेक्ट बड़ी भुजा का बात करते हैं। बड़ी भुजा क्या थी, बड़ी भुजा x + 30 थी, तो लिखेंगे इसीलिए बड़ी भुजा बराबर क्या लिखेंगे, तो बड़ी भुजा बराबर क्या होगा सर, x + 30 था बड़ी भुजा। तो सिंपल सी बात है, आप x का वैल्यू निकाल चुके हैं। कितना निकाले हैं वह आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो x का वैल्यू आपने निकाला है 90, तो 90 और +30, 90 + 30 कितना होगा, 9 3 12, 120 मीटर। छोटी भुजा 90 मीटर, बड़ी भुजा 120 मीटर। यही फाइनल आपका आंसर है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, बनाएंगे। हम बढ़ते हैं आगे। अगले क्वेश्चन पर आप क्या कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर क्वेश्चन के द्वारा क्या बोला जा रहा है।
बोला जाए कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। कोई दो संख्या है, उसका स्क्वायर कर दीजिए और स्क्वायर करने के बाद घटाइए तो 180 मिलता है। बोला गया कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? दोनों संख्या ज्ञात करना है। चलिए हम हल करते हैं। गौर देने वाली बात है, बोला गया है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी कि बड़ी संख्या को 8 से गुना कर दीजिएगा तो वो छोटी संख्या का वर्ग होगा। वही क्या कहलाएगा? छोटी संख्या का वर्ग। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, माना कि बड़ी संख्या बराबर, माना कि बड़ी संख्या बराबर x। हमने बड़ी संख्या क्या मान लिया? x मान लिया। इसीलिए बताइए कि छोटी संख्या, किस संख्या? तो छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा? छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा? तो क्वेश्चन में बोला है कि छोटी संख्या का वर्ग जो है ना, वो बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी कि बड़ी संख्या को 8 से गुना कर दीजिएगा तो वही छोटी संख्या का वर्ग होगा। तो बड़ी संख्या हमने x माना है, इसको 8 से गुना कीजिएगा तो ये 8x होगा, और ये हो गया छोटी संख्या का वर्ग। यहाँ पर छोटी संख्या लिखना हमें हल्का, यहाँ पर हम ये कर देते हैं छोटी संख्या, इसीलिए छोटी संख्या अरे एक मिनट रुक जाओ भाई साहब, साफ साफ ही लिखते हैं ताकि आपको देखने में कभी भी कोई दिक्कत ना हो। लिखेंगे इसीलिए छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग। तो छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा? बोला गया था बड़ी संख्या का 8 गुना होगा, तो 8x हो जाएगा छोटी संख्या का वर्ग। अब छोटी संख्या का वर्ग आपने निकाल लिया है, तो बड़ी संख्या का भी वर्ग निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे और बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग। तो बड़ी संख्या का वर्ग कितना होगा? भाई साहब बड़ी संख्या x है, तो इसका वर्ग निकालना है तो आपको इसका स्क्वायर करना होगा। तो यहाँ पर आपको बड़ी संख्या का वर्ग मिल गया, छोटी संख्या का भी वर्ग मिल गया। क्वेश्चन में बोला गया था कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, यानी कि वर्ग करने के बाद घटाते हैं तो 180 मिलता है। तो लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से। दीजिएगा ध्यान। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न में क्या बोला गया है कि वर्गों का अंतर 180 है, यानी कि दो संख्या का वर्ग को घटाते हैं तो 180 मिलता है। तो बड़ी संख्या का वर्ग है x², उसमें से घटाइए छोटी संख्या का वर्ग जो कि है 8x, तो आपको मिलेगा 180। कितना मिलेगा? 180। अब इसी को सॉल्व करके आपको संख्या का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? संख्या का मान। तो चलिए अब ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ सीखिएगा कि संख्या का जो मान है कैसे निकलेगा। सिंपल है। अब इसको द्विघात समीकरण बना करके हल कर देंगे हम। ये x² माइनस 8x, इसको बाएं लाइएगा तो माइनस 180 बराबर में क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा। ठीक है। अब आप किसी भी विधि से इसको हल कर दीजिए, किसी भी विधि से हल कर दीजिएगा तो आपको मान जो है मिल जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। क्या होगा देखिएगा, सिंपल सी बात है। आप इसको किस विधि से हल करना चाहते हैं?
हम इसको गुणनखंड विधि से ही हल कर देते हैं। सिंपल है, गुणनखंड विधि से भी आप कर लीजिए या फिर किसी भी विधि से कीजिए तो सिंपल ही है। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को लिखेंगे सेम टू सेम एक्स स्क्वायर, ए को सी से गुना करेंगे तो 180 ही मिलेगा। 180 का ऐसा गुणनखंड निकालना है जिसको घटाने पर 8 पूरे, घटाने पर क्या पूरे, 8 पूरे। देखिए 80 को आप 18 गुने 10 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलेंगे यस। 18 दाएँ 180 होगा कि नहीं, बोलेंगे यस। 18 में से 10 घटाइएगा तो 8 मिलेगा कि नहीं, बोलेंगे यस। यानी कि 18 गुने 10 ही वह गुणनखंड है जो हमें चाहिए। तो 180 का 2 गुणनखंड 18 गुने 10 है, जिसको घटाने पर 8 पूर रहा है। तो हम करते यूँ हैं कि आपको जो -8x दिख रहा है ना, उस -8x को हम कर देते हैं -18x और फिर प्लस में कर देते हैं 10x। तो -18 10 फिर तो 8 ही हो जाएगा। आप फिर माइनस में 180 इसको सेम टू सेम लिखेंगे, बराबर में 0 लिख देंगे। अब क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब आपको कुछ करना है नहीं, आगे सॉल्व कर लेना। देखिए क्या होगा, सिंपल है। आप इस दोनों में कॉमन लीजिए तो x कॉमन मिल रहा है। x से x स्क्वायर को भाग दीजिएगा, x 18 x को भाग दीजिएगा तो मिलेगा आपको -18। फिर यहाँ इस दोनों में आप 10 कॉमन ले लीजिए, प्लस 10 कॉमन लीजिएगा, 10 से भाग दीजिएगा 10x को तो बचेगा x, और 180 को भाग दीजिएगा तो मिलेगा 18 और बराबर में हो गया 0। दोनों कोष्ट सेम है, दोनों में से कोई एक ले लीजिए और जो बाहर में है x + 10 वो भी ले लीजिए, बराबर में कर दीजिए 0। अब बढ़िए आगे। अब एक बार x - 18 को 0 के बराबर करेंगे और एक बार x + 10 को 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिलेगा x बराबर मिलेगा +18, ठीक है। और यहाँ पर x का वैल्यू मिलेगा -10। क्या मिलेगा, -10 मिलेगा। तो ज़रा समझिएगा यहाँ पर कि क्या है, नहीं है। ये क्या मिल गया, -10 मिल गया। अब आप चाहे तो x का कोई भी मान ले सकते हैं, x का कोई भी मान ले सकते हैं। x है क्या, बड़ी संख्या है। x क्या है, बड़ी संख्या है। तो लिखेंगे इसीलिए बड़ी संख्या बराबर, इसीलिए बड़ी संख्या बराबर। बड़ी संख्या आपने x माना था, x का वैल्यू हम लेते हैं 18। अगर आप चाहे तो 10 भी ले सकते हैं। अगर हम x का वैल्यू 18 लेंगे तो बड़ी संख्या आपका हो गया 18। और अब आपको निकालना होगा छोटी संख्या। क्या निकालना होगा, छोटी संख्या। तो अगर बड़ी संख्या इतना है तो बताइए कि छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा। छोटी संख्या का वर्ग, किसका वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग। या फिर डायरेक्ट छोटी संख्या ही लिख देते हैं हम, छोटी संख्या का वर्ग ही लिखते हैं। छोटी संख्या का वर्ग बताइए कितना होगा। तो बोलेंगे सर छोटी संख्या का वर्ग जो हमने माना था 8x माना था। क्या माना था, 8x माना था। तो 8 गुने 18 करना होगा। 8 गुने क्या करना होगा, 18। 18 8 होता है 144। तो छोटी संख्या का वर्ग अगर 144 है तो इसीलिए छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी। तो 144 का वर्गमूल ही छोटी संख्या होगी। 144 का वर्गमूल प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं +-12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +-12, या सीधा कह लीजिए कि 12 होगा। तो अगर आप बड़ी संख्या 18 लेते हैं तो छोटी संख्या 12 मिलेगी। बड़ी संख्या -10 लीजिएगा तो छोटी संख्या कुछ और मिलेगी। आप यहाँ तक भी आंसर को छोड़ सकते हैं, ये आप फाइनल आंसर जो है लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने आज 7 नंबर क्वेश्चन तक पूरे डिटेल में पूरे व्याख्या के साथ सीखा समझा है। और इससे आगे हम अगले क्लास में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।